एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात और खतूत का मामला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान खतूत पर बोल पड़े। सुप्रीम कोर्ट बीट रिपोर्टर्स से मुलाकात में बड़ी बातें कह दी। कोर्ट पैकिंग का इल्जाम मुस्तरद। खतूत पर इजहार खफगी। क्या चीफ जस्टिस याया आफरीदी अदलिया में जारी लड़ाई और आईनी बहरान पर काबू पा सकेंगे? इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा बानी पीटीआई का IMF को पीटीआई पर ढाए गए मजालिम से मुतल्लिक डोजियर पेश करने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और जुडिशल कमीशन अरकान को IMF से राब्ते की इजाजत दे दी। अदालतों में जजेस तैनातियों पर भी बोल पड़े। एडवोकेट फैसल चौधरी के खान से मुतल्लिक बड़े दावे। और स्पीकर कौमी असेंबली का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के रिमार्क्स पर शदीद रद्द अमल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन कियानी के रिमार्क्स पार्लियामेंट पर हमला करार। वफाकी वजीर कानून को पार्लियामेंट सुप्रीम है का पैगाम जज तक पहुंचाने की रूलिंग। जस्टिस मोहसिन कियानी ने अदलिया, पार्लियामेंट और इंतजामिया से मुतल्लिक क्या बात की थी, इस पर भी बात करेंगे। और वफाकी दारुल हुकूमत के अहम अस्पताल पॉली क्लिनिक में मरीज ख्वार, सेनेटर्स भी जद में आ गए। बदतरीन सूरत हाल का मामला सेनेट हेल्थ कमेटी जा पहुंचा। 1000 मरीजों के लिए 6 डॉक्टर्स। असल मामला आखिर क्या है, इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज एक बड़ी ही अहम मीटिंग रही चीफ जस्टिस साहब की। सहाफ़ियों से मुलाकात रही क्लासरा साहब। और आजकल हम देख रहे हैं कि खतूत का मौसम है। लेफ़्ट, राइट एंड सेंटर जो है वो खतूत की बारिश हो रही है। और इसी पे जो है आज अहम मीटिंग थी चीफ जस्टिस साहब की। जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनसे उन्होंने बात की, कुछ खतूत के हवाले से बात की, कुछ दूसरे इशूज़ पे बात की। इस मीटिंग को आप कैसे देखते? 2-3 चीज़ें। एक तो कुछ अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हुई आज और उस पर हम आते हैं। इनकी IMF के डेलीगेशन से मुलाकात हुई, वो बड़ी खबर है मेरा ख्याल है। अगर मुझसे पूछें कि पाकिस्तानी तारीख में पहले ये इस तरह कभी नहीं हुआ कि कोई जो आपका लैंडिंग बैंक है, लैंडिंग एजेंसी है जो कर्जा देता है, लोन देता है, कमर्शियल मतलब लोन देते हैं और उसके अगेंस्ट उनको मार्कअप भी मिलता है, तो वो कभी जाएं और कभी अदालत के जजेस से भी मिलने की कोशिश करें या उनसे ये ब्रीफिंग लें, उनसे जुडिशल इश्यूज पे पूछें या वट जो भी स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हैं। एक लफ्ज़ होता है रिफॉर्म्स के नाम पे आप सब चीज़ें कर सकते हैं। ये अलहदा चीज़ है कि अदालती रिफॉर्म्स के नाम पे भी पाकिस्तान ने बड़े मिलियंस ऑफ डॉलर्स के कर्जे इन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी लिए हैं, वर्ल्ड बैंक से भी लिए हुए हैं। और तो लिहाजा माजी अभी तक अदलिया ठीक नहीं हुई, उस पर हम मतलब उस पर कह सकते हैं ये करोड़ों डॉलर लग चुके हैं। वो कर्जे उस सूद के साथ वापस भी हो चुके हैं। लेकिन अदलिया पहले किसी की बजाय अगर हालात अगर देखे जाए लोगों तो यही लगेगा वो नीचे गई है, ऊपर नहीं गई। एक तो ये चीज़ है। दूसरी इस पे आते हैं जरा, इसके IMF के साथ जो मुलाकात हुई, एक जो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट किया है ना उन्होंने, याया आफरीदी साहब ने, वो बड़ा अहम है। उनका ये कहना खतूत के पे जो बात हो रही, खत लिखे जाते हैं, वे कहते हैं ना उसमें एक जुमला होता है, ओल्ड हैबिट्स डाई वेरी हार्ड। ये जो मुंह को लगा हुआ ये है ना, लहू है ना, ये खतूत लिखने वाला नशा है, ये बड़ा पुराना है। अच्छा, ये आज का नहीं है। और इन चीफ जस्टिस साहब को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि वो इस ट्रेंड को ख़त्म करवाएं। जो मुझे लग नहीं रहा, किसी को रोक तो नहीं सकते कि जजेस जो हैं वो अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। वो मैं खुद ना लिखना चाहें या खुद ना करना चाहें, दैट्स अनदर थिंग। उसका दूसरा तरीका तो ये हो सकता है कि वो उनसे इंटरनल कोई मुलाकात का टाइम लें। तरीका SOPs तो ये है, मतलब मुझे अगर अपने इदारे में नियो TV में अगर मैंने अपने CEO को, अपने बॉस को या अपनी मैनेजमेंट से कोई बात करनी है तो मैं ट्वीट तो नहीं करूंगा ना उसके लिए, ना किसी को खत लिख के मैं उसको रिलीज करूंगा। मैं व्हाट्सएप पे या कॉल पे रिक्वेस्ट कर लूंगा, जी मैंने मिल के बात कर लूंगा। वो आप अब यहाँ पे जो तरीका हो रहा है, अगर आपको याद हो, जो मुझे याद पड़ता है ना खतूत, यहाँ से ये शुरू हुआ था। ये जब चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब थे, उस वक्त से मुझे याद पड़ता है ये काम शुरू हुआ था खतूत लिखने वाला। अच्छा। और ये काजी फैज़ ईसा साहब और उनके दरमियान ये खतों किताबें शुरू हो गई थी। जब काजी फैज़ ईसा साहब के इमरान खान साहब के दौर में उन्होंने रेफरेंस भेजा तो उस पे ये खतूत वगैरह फिर एक दूसरे को लिखे जाने लगे। और वो भी उस वक्त भी यही होता था। और उन चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने ये बात की थी कि खत मेरे तक बाद में पहुंचता है, वो मीडिया को पहले रिलीज हो जाते। तो उस वक्त इल्ज़ाम लग रहा था उन पर काजी फैज़ ईसा साहब पे कि उनके बहुत सारे यहाँ पे यूट्यूबर्स या उनके हमदार सिंपथाइजर समझते थे कि उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, खान साहब कर रहे हैं, तो वो उनको सपोर्ट दे रहे थे। तो वो खत जो है पहले उनको मिलता था, बाद में वो जज साहब, हालांकि ये उनका चेंबर है, ये उनका चेंबर है, मिल सकते थे। लेकिन मकसद यही था कि ये पब्लिक में बात ले जाए कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, उसके साथ हो रही है। अब उसके बाद ये ट्रेंड चल पड़ा है, रुकता नहीं है कहीं पे। जिस भी वो जज साहब को वो फील होता है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही, बात नहीं सुनी जाती, वो खत लिखा है। और सबसे बड़ा जो मेरा ख्याल इशू बना खतूत ज्यादा, वो जब यहाँ पे हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने 6 जजेस साहबान ने उन्होंने लिखा कि कैसे एजेंसीज और कैसे यहाँ पे इदारे कैसे यहाँ पे आपकी मुदाखलत कर रहे, घरों के स्पिनाइज
आपकी एस्पिनाज की जा रही है, उनको ये फॉलो किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन है, उससे थोड़ा सा बात बढ़ गई। अब फिर वहां पे हमने देखा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एंड कंपनी साहब जो हैं उन्होंने भी खतूत लिखे। सो वो कल्चर तो इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। वो उसमें या फरीदी साहब जैसे मैंने पहले भी कहा था, वो गोरे स्टाइल में वो अदालत चलाना चाह रहे हैं, लेकिन इतनी आसानी से हमने गोरे स्टाइल पे चलना नहीं है। वो पर अपनी कोशिश जारी रखें, हो सकता है कि वो चल जाए। नंबर 1। नंबर 2 जो बात हुई है वो मेरा ख्याल इमरान खान साहब के लिए अच्छी जो खबर है कि उनकी पिटीशन जो है या खत जो है उसको उन्होंने एडमिट किया है, जैसे काजी फैजी साहब ने नहीं किया था। मिले जुले इल्जामात या उस वक्त की ये रिलीफ इमरान खान साहब ने उनसे भी मांगा था, उन्होंने नहीं दिया था। चलो कम से कम जस्टिस ये जो चीफ जस्टिस साहब है फरीदी साहब, इन्होंने खान साहब का वो जो मेरा ख्याल 349 पेजेस का लेटर है उसको उन्होंने वो कर लिया जी, हम इसको आईनी बेंच को भेजते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे आईनी मसाइल भी हैं, इश्यूज भी हैं। और खान साहब ने एक लंबी चार्जशीट बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने वो की है। उसमें उन्होंने इल्जामात लगाए हैं या उनका ख्याल है उनकी पार्टी के साथ, वर्कर के साथ, सबके साथ ज्यादतियां हुई हैं। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी उसमें, मैं उनके वो पूरे उनको पढ़ रहा था लेटर जो लिखा था उन्होंने अफरीदी साहब को। उन्होंने कहा जनाब कि ये जो मेरी यहाँ पे गिरफ्तारी की गई थी जिसके बाद उस दिन 9 मई हुआ था, हंगामा हुआ था, तो इसमें हुकूमत और एजेंसीज उनका ज्यादा कसूर है कि इन्होंने मेरी गिरफ्तारी को ये टेलीविजन चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे ज्यादा फैलाया। इन्होंने फैलाया, मतलब हुकूमत ने फैलाया और सोशल मीडिया पे इन्होंने फैलाया। हालांकि उस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव जो थे वो तो पीटीआई वाले बेचारे खुद थे कि जनाब हमारे उन चीफ को खबर भी बहुत बड़ी थी, खान साहब की गिरफ्तारी की खबर को कैसे दबाया जा सकता था। अगर वो समझते हैं दब सकती थी तो वो अपनी इंपॉर्टेंस कम कर रहे हैं। बिग लीडर, उनकी फॉलो होंगे, बड़े वोट है, लेकिन क्योंकि वो केस बन गया है, उन पे भी बना है, उनके पार्टी वर्कर पे भी बना है, सजाएं भी हो गई हैं, तो खान साहब ने कहा है कि जनाब 9 मई वाला वाकया जो है ना, हुकूमत ने मेरी गिरफ्तारी को जानबूझ के वो किया, उसको स्प्रेड किया ताकि मेरा वर्कर जो है ना वो गुस्से में आए, बाहर निकले और वो जाके हमले कर दे। और कुछ ऐसे लोग भी डाल दिए गए थे इसमें, इस मजमे में, बाहर से जिनका काम यही था कि तोड़ फोड़ करें, लड़ाई झगड़ा करें, इश्तियाल अंगेजी, ताकि हमारे पे ये भी उसमें खत में था। मेन चीज जो मैं उसमें इसको एड्रेस करना चाह रहा हूँ वो है आईएमएफ की मीटिंग। वो मेरा ख्याल है कि आज तक कभी नहीं हुआ था। चले पहले वो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की बात करते थे कि उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करते थे कि स्टेट बैंक को ठीक करो, आप एफपीआर को ठीक करो, फाइनेंस को ठीक करो, उस ऑडिटर जनरल को करो, एससीसीपी करो, अकाउंटेंट करो, मतलब इस तरह की चीजें समझ में आती थी। टैक्स रिफॉर्म्स करें, अच्छा जो इदारे आपके घाटे में जा रहे हैं प्राइवेटाइज करें, जो एम्प्लॉइज हैं गोल्डन हैंड इनको शेक दें, अपने जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो काम करें, जो कि समझ में आती थी कि हम जो आपको 7-8 अरब डॉलर दे रहे हैं तो हमें रिकवरी कैसे होगी, अंडरस्टैंडेबल। तो और उसके बाद वो इदारों में वो चेंजेस भी कराते थे और जो बड़ी ज़रूरी होती थी। हुकूमत और हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी पॉलिटिकल, हमारी इलीट की नलायकियां देखें, आईएमएफ के कहने पे आपने तब्दीलियां करनी है कि इससे बेहतरी होगी, खुद नहीं करनी, नलायकी देखें। वो वाशिंगटन बैठ के या कहीं भी बैठ के आपको वहां से बताते हैं कि आप में फलां गलतियां हैं, आप कर रहे हैं और आप करते हैं, और फिर लोगों का मजलूम बन जाते हैं जी हम तो नहीं करना चाहते थे, तो आईएमएफ ने हमारे ऊपर उन्होंने ये अंगूठा रख के हमसे करा लिया, इट्स नॉट आवर फॉल्ट। क्यों? आपके अंदर कैपेसिटी नहीं, आप पॉलिटिकल प्राइस नहीं देना चाहते। आप अच्छे होते ना, काबिल होते, हमदर्द होते तो लोगों को बताते कि ये चेंजेस करना आपके लिए जरूरी है, वोट देने मुझे अगले साल दें ना दें, लेकिन ये चेंजेस मैं करूंगा, मैंने करनी। आईएमएफ को आपने पंचिंग बैग रखा हुआ है कि आईएमएफ कह रही है, उस पर आप सारी चीजें डालते रहते हैं। लेकिन अब ये नया ट्रेंड है, अब इसमें चीफ जस्टिस साहब के पास क्या ऑप्शन थे? सवाल ये होना चाहिए क्या उन्हें मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था। एक तो ये था कि मतलब इस वक्त उसमें मोस्टली बात यही की जाएगी कि नहीं मिलना चाहिए था। आप एक जज हैं, आपका क्या काम है? ये फाइनेंशियल इश्यूज हैं, हुकूमत जाने और उसका आईएमएफ जाने, आपने तो नहीं चला रहे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप तो नहीं चला रहे। एक ये था। दूसरा था नहीं मिलना चाहिए। इन दोनों को थोड़ा सा देख लेते हैं। न मिलने की बात थी कि अगर आईएमएफ कॉल को आपके इससे प्रोग्राम से निकल जाता है कि जनाब आपने जो अदालतों के हवाले से हमें शिकायतें आ रही हैं, इश्यूज आ रहे हैं, इंटरनेशनल कंसर्न्स हैं, हम उन पर बात करना चाहते थे, अदालती रिफॉर्म्स को देखना चाहते, क्योंकि अदालती रिफॉर्म्स का भी बड़ा तल्लुक है आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इन्वेस्टमेंट से, कि जो बाहर से सरमायाकार आ रहे हैं, क्या उसको लगता है इस मुल्क में कानून आइन को अदालतें हैं, उसके बाद पैसा लगाएगा। लिहाजा आईएमएफ कह सकती है कि हमारी कंसर्न्स हैं, हमारा रेलेवेंट यहाँ पर बनता है। अब चीफ जस्टिस कहते मैं नहीं मिलता, तो कल को आईएमएफ वही काम करता जो 2022 जनवरी फरवरी में इमरान खान साहब की वजह से किया था, जब उन्होंने आईएमएफ के साथ जो उनके सब्सिडीज की शराइत थी तोड़ी, तो आईएमएफ निकल गई थी। उसके बाद जो हशर हुआ, आपको याद होगा, रुपीज जो है वो 182 तक इमरान खान साहब के दौर तक रहा, 155 से बाद में वो 300 रुपए क्रॉस कर गया। सो आपके उसका आज तक आप उसका खमियाजा जो भुगत रहे। तो फिर हुकूमत ने चीफ जस्टिस पे डाल देना था, भाई साहब अब जज साहब आप हैं, हुकूमत चला लें। हमने कहा था घंटे की मुलाकात है, आप उनको ब्रीफ कर दें, पॉइंट ऑफ व्यू जो भी बता दें। आपने कहा जी मैं नहीं मिलता, मेरी आजादी का मसला है, तो ये लें जनाब, उसके 200 आपके 80 रुपए से डॉलर जो है
है ना, वो पहुंच गया जी 400 रुपए पे, अब जाए भुगते हैं। तो इतना बड़ा बोझ मेरे ख्याल चीफ जस्टिस साहब नहीं उठा सकते थे। सो ही डिसाइडेड कि ठीक है, हुकूमत के मसले, हमारी कमजोरी इकॉनमी, हमें जरूरत है, IMF की जरूरत है, हुकूमत अगर मुझे रिक्वेस्ट कर रही है तो मैं भी इसका पिलर हूं, कल को हमें भी तनख्वाहें मिलनी, हम भी इस मुल्क में रहते हैं, अगर मुल्क ये खुदा ना खासा कोलैप्स कर गया, डिफॉल्ट कर गया, तो हम सबका नुकसान है ना। तो लिहाजा मुझे मिलकर उनको ये कैल करने में या आर्गूमेंट देने में क्या है कि आई एम डूइंग माई बेस्ट। सो मेरा ख्याल है अगर मुझसे पूछें, ये दोनों साइड्स हैं, गलत काम भी इसको लोग कहेंगे, लेकिन दूसरी साइड भी उतनी ही ताकतवर है कि चीफ जस्टिस साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो मुलाकात ना करते, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं था। मेरा ये ख्याल और बोरोइंग कंट्री है तो उनके पास जो है वो ये ऑप्शन ही नहीं है कि IMF को जो है वो इस तरह से मना किया जाता। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इसी इशू पे मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। एक और अहम इशू है वो हम इस वक्त डिस्कस करेंगे और फिर हम वापस आएंगे। आज जो चीफ जस्टिस साहब की मीटिंग हुई थी कोर्ट रिपोर्टर्स से, उस पर हम बात करेंगे। मुनीफ फारूक जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं सेनेटर पलवशा खान साहिबा से, और ये बात जो है वो सेनेट हेल्थ कमेटी के हवाले से है जिसमें बड़े अहम कुछ इंकशाफात किए गए। अस्सलाम वालेकुम पलवशा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज पॉली क्लिनिक के हवाले से जो है वो बड़े अहम इंकशाफात किए गए। 6:1000 का रेशो कहा जा रहा है कि वहां पर है डॉक्टर्स और मरीजों का। क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी, वो हमारे सेनेटर हैं मसरूर हसन साहब, वो उनका इत्तफाक हुआ वहां जाने का और उन्होंने देखा वहां खुद किस तरीके से लोगों का जो बुरा हाल था, और उस पर जब उन्होंने कोई बात करने की कोशिश की तो डॉक्टर्स ने उनका मजाक उड़ाया। तो ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। और पता ये चला कि 3 जो हैं वो होते हैं शिफ्ट में, जो उनके मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, और यही रेशो जो आप बता रहे हैं तकरीबन 300 लोगों के लिए एक डॉक्टर होता है उनकी इमरजेंसी में। और इसका मतलब है कि किसी को जाहिर है कोई देखने वाला नहीं होता। लेकिन ये एक सिर्फ वहाँ नहीं, सेम स्टेट में इस्लामाबाद में कोई भी सरकारी अस्पताल जो है, खासतौर पे ये 2 जो है यही हालात है। ठीक जी। अच्छा पलवशा, आप जो बात हो रही है कि आपके हवाले से ये कोर्ट हुआ है कि जनाब आप वहाँ पर जाकर देखें, तो इंसान शायद अपना पालतू जानवर भी ना लेकर जाए। हॉस्पिटल्स की जो कंडीशन इस्लामाबाद की बताई जा रही है, अभी जो बात हम कर रहे हैं इस पॉली क्लिनिक की बात हो रही है, तो पॉली क्लिनिक के कोई आपके भी वास्ट एक्सपीरियंसेस हैं यहाँ पर? नहीं, बात यह है कि मैं जरूर गई हूँ इन अस्पतालों में। खुद तो मैं अल्लाह का शुक्र है नहीं अपने किसी इलाज के लिए गई, लेकिन मैं लोगों को देखने जाती रही हूँ, जाने का इत्तेफाक हुआ है। तो ये कोई ऐसी, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इस्लामाबाद के हर रहने वाले शख्स को पता है कि इन अस्पतालों का क्या हाल है। फिर यहाँ इन फाइटिंग है। यहाँ आज भी हमारे वहाँ वो एक रिपोर्ट आई हुई थी, पता नहीं आपकी नजर से गुजरी है नहीं जी। वो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ने, चेयरमैन ने, वो जो डॉक्टर्स आए थे फिल्म के ED के, उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के खिलाफ उन्हें शिकायत थी, इस पे जो रिपोर्ट थी वो आप देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा क्या हालात है, किस तरीके से जो है मैनेजमेंट चल रही है और किस तरीके से कमेटीज को भी वैसे ही बस बेवकूफ बनाया जा रहा है। अच्छा, पीम्स में थोड़ी सी लास्ट टाइम ये इशू आया था डॉक्टर्स वाला, तो कुछ लोगों से बात हुई थी, तो उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी जो साइड है, वो कहते हैं जनाब कि आप लोग मीडिया पे या पार्लियामेंटेरियंस हैं, इस तरह की मीटिंग में शिकायत भी करते हैं जो जेन्युइन भी होती हैं। जैसे आज किया गया कि पॉली क्लिनिक में जो डॉक्टर्स के हवाले से उन्होंने सेनेटर मसूर साहब ने या हमायूं मेमन साहब ने, बाकी ने शिकायत की, आप भी बता रहे हैं। वो कहते हैं जब वहाँ से टॉप मैनेजमेंट इन डॉक्टर्स को डिसिप्लिन करने की कोशिश करती है, इनकी ड्यूटीज़ पे इनको ज़रा सख्ती करती है, इनकी ज़रा नेग्लिजेंसेस पे पूछगछ करती है, तो वो फिर सारे लॉबिंग करके वो हड़ताल भी कर लेंगे, लेटरबाजी भी करेंगे, वो फिर उनके खिलाफ ये मीटिंग्स में या ऊपर जाके कंप्लेंट करके उनको दबाव में लाने की कोशिश करेंगे ताकि उनसे कोई पूछगछ ना करे। इज इट ट्रू? आप इसको कैसे देखते हैं कि ये भी कोई, अब जैसे अब आपने पॉली क्लिनिक का कहा कि इसके हालात हैं, तो इट मीन्स कि वहाँ पे मैनेजमेंट जो है या इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो MS वगैरह हैं वो वीक हैं। वो कहते हैं हम ज़रा डॉक्टर्स को थोड़ा सा वो करते हैं कि हजूर ये लोग हैं, इनका कुछ करें, तो वो फिर इसके बाद लेटरबाजी इंक्वायरीज पे आ जाते हैं। कनास्टा साहब, हर चीज के 2 पहलू होते हैं, तो इसके भी 2 पहलू ही हैं। और अगर ऐसी बात है तो भी एक, जब ये हाईएस्ट फोरम है, पाकिस्तान का अपर हाउस है, इसमें अगर एक कमेटी इतनी इम्पोर्टेंट है, उसने अगर एक
इंक्वायरी मांग की है, तो उस इंक्वायरी को तो किसी तरीके से जो है वो मिनिस्ट्री को भी करना चाहिए, उसको कोई तकाजे होने चाहिए। हमें बेवकूफ बनाने वाला काम तो नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी कसूरवार निकले। लेकिन बहरहाल मैं ये कहूंगी कि जैसे कि मैंने आज अपनी रिपोर्ट भी कमेटी को दी, जो मेडिकल स्टूडेंट्स से जायद फीसें ली गई थी उस पर सब कमेटी बनी थी, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि बहुत लंबे हाथ हैं, ये बड़े माफिया हैं और ये ऐसे लोगों को मैनेज करना इनके बाएं हाथ का खेल है। तो लिहाजा ना कोई इस मुल्क में इंक्वायरी कमेटी बन सकती है, ना कोई इसमें, मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई सुधार आ सकता है। अमल बता टकरे मार सकते हैं, हम मारते रहते हैं, अब फिर मार लेंगे। अच्छा चलो, ये अच्छी बात आपने की कि टक्कर हम मारते रहेंगे, दैट्स अ गुड न्यूज़ कि ये आपका काम है, आप अजान देते रहें, इश्यूज़ को रेज करते रहें, रिजल्ट निकलना, दैट्स अनदर थिंग। एक आपने और चीज़ आप नोट की होगी, और सन ऑफ द सारी मतलब यहीं के आप लोग रहने वाले हैं, यहाँ का आपके इलाका पोटवार सारे यहीं के लोग हैं, कि कोई नया हॉस्पिटल्स नहीं बनाया गया। सारी आपके इस्लामाबाद की आबादी जो है 98 में, अगर सेंसस में अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो वो 8-10 लाख थी, आज वो 30 लाख तक पहुंच गया। हॉस्पिटल वो पिम्स और ये पोली क्लिनिक हैं। उसके बाद आपने 12 काऊ में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं बनाया, आपने खन्ना पुल साइड पे नहीं बनाया, इधर आपने गोलरा साइड पे, कि आपको बाहर निकालने चाहिए ताकि बाहर की ट्रैफिक, बाहर के पेशेंट जो है वो इस्लामाबाद के अंदर ना आए। वो हॉस्पिटल वाले कहते हैं हम क्या करें कि जनाब के पूरे का पूरा इस्लामाबाद इतना बड़ा एक ज़िला है, आबादी 30 लाख तक चली गई है, वही 2 हॉस्पिटल्स हैं। तो इसके लिए कोई हुकूमत, कोई आप सेनेटर्स, किसी की कोई कंसर्न नहीं है कि इसको शहर से हॉस्पिटल जो है बाहर निकाला जाए, दबाव कम किया जाए कि 3-4 नए हॉस्पिटल बाहर बनाए जाए शहर से? देखिए, ये तो है, तो बस सड़कें बनाना, दरख्त काटना और इस किस्म के काम जो बड़े बड़े नजर आए दूर से, चाहे वो सड़कें अगले दिन ही बैठ जाएं और उनका बेड़ा गर्क हो जाए। लेकिन इस वक्त तो ज्यादा डेवलपमेंट यही नजर आ रही है, बिला वजह की सड़कें, बिला वजह के अंडरपास, ओवरपास, बारिश हो नहीं रही, दरख्त काटी जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में सियासी मामलात हैं। हॉस्पिटल तो फिर नजर आएगा जब नजर आएगा, लेकिन आप ये देख लीजिए कि जो इन हॉस्पिटल्स की हालत है, यहाँ जो सफाई का और जो अंदर बिल्लियां, कुत्ते, सब कुछ, चूहे दौड़ रहे हैं। आप खुद बताइए, मैंने ये गलत बात नहीं की कि मैं अपने पालतू जानवर को भी यहाँ ले जाना पसंद ना करूं, और अल्लाह माफ करे उन लोगों को, वो काबिल रहम लोग हैं जो यहाँ जाने पे मजबूर होते हैं। उन पे रहम आना चाहिए वजीर आजम साहब को भी, उन पे रहम आना चाहिए हेल्थ मिनिस्टर को भी, और वो बीमार लोग, और वो बीमारी के आलम में जो उनके साथ होता है वो मैं अब आपको क्या बताऊं, हमारे अपने कुछ जानने वालों के साथ हुआ है। किस तरीके से उनको मिस हैंडल किया जाता है, किस तरीके से वहाँ खवातीन का जो गायनी सेक्शन है उसमें जो हालात हैं पिम्स में, और अल्लाह माफ करे, दुआ यही होनी चाहिए अच्छा बंदा घर में मर जाए बजाय कि इन अस्पतालों में जाए। अच्छा ये बताइए, मरना तो वहाँ भी है लेकिन जलील होके। ये इस्लामाबाद की अगर आप ये हालत बता रही हैं, जो कैपिटल है इस्लामाबाद का, जिसकी 24 किलोमीटर का है, यहाँ पे ये सूरत हाल हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आप बता रही हैं वही 2 ही हॉस्पिटल हैं, जो मेरा ये ख्याल है कि आबादी बढ़ने के बाद आपको 12 काऊ पे, आपको खन्ना पुल पे, गोरा साइड पे कम से कम 3 बड़े हॉस्पिटल इनके बराबर। लेकिन अगर आपकी ये करासल साहब, अगर आपका मतलब अगर किसी हुकूमत का ये प्रेफरेंस होगी, उनका इस तरफ ध्यान होगा, तो ये बात होगी ना। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये बहुत सारी सड़कें जो हमने बना दी हैं, इनकी क्या जरूरत है इस्लामाबाद में। सारा ग्रीन एरिया डिस्टर्ब कर दिए, जो खूबसूरती थी शहर की खत्म कर दिए, बिला वजह के आपने यहाँ पैसे जाया किए हैं। मसलन ये ईरान एवेन्यू नया जो बना था, आप आके देखिए इसमें कितने बड़े बड़े टोए बनने के मेरे ख्याल में 2 हफ्ते बाद ही पड़ गए, वो सारी सड़क बैठ गई, क्योंकि शायद वो कंपैक्ट ही नहीं हुआ था जो इन्होंने ऊंचा करके बनाया, सब सड़क बैठ गई। रिकॉर्ड बना रहे थे। सवाल ये है कि क्या अस्पताल ज्यादा अहम है कि बिला वजह के प्रोजेक्ट्स अहम है? ठीक। और जो अस्पताल है उनमें अपॉइंटमेंट सब सियासी हैं, ये बात भी हमें देखनी और माननी पड़ेगी कि अस्पताल के जो ईडीज हैं वो सब सियासी तौर पर अपॉइंट होते हैं, और इसीलिए वहाँ झगड़े होते हैं, इसीलिए उनकी जो है प्रेफरेंसेस होती है। वरना क्या डॉक्टर्स की क्या प्रेफरेंसेस होनी चाहिए, मरीजों को जो है वो सहूलत फराम करना, इसीलिए वहाँ खड्डे होते हैं, कोई कहीं का है कोई कहीं का है। मैं समझती हूँ कि बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन ये मैं जरूर कहूँगी इन सबके हाथ बहुत लंबे हैं। अच्छा, आपने लास्ट टाइम हमारे प्रोग्राम में थी तो आपने E11 के हवाले से हमने प्रोग्राम किया था, बड़े सारे इश्यूज उठाए गए थे,
कोई उसके बाद फर्क पड़ा कोई वहाँ पे? कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ा कि उसके बाद से चेयरमैन सीडीए को कहा गया था कि वो हमसे मीटिंग करें, इस इलाके के जो लोग हैं उनसे मीटिंग करें। चेयरमैन सीडीए साहब ने कोई मीटिंग नहीं की। मैंने एक आध दफा उनको रीच आउट किया, लेकिन वो नहीं मसरूफ थे। तो मैं अगली स्टैंडिंग कमेटी में ही बात कर सकती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ की चीज का कोई फर्क उस वक्त तक नहीं पड़ेगा जब तक कोई ऐसा शख्स आए जिसके हाथ में एक बड़ा डांग या सोटा या डंडा हो और वो हांके सबको उसी डांग सोटे से। उसके अलावा यहाँ डांग सोटा उठाए तो फिर हम लोग भी सबसे ज्यादा पीछे पड़ जाते हैं उनके, देखेंगे अवाम के साथ ज्यादती होगी, लोगों को ये होगा। डांग सोटा भी चले तो भी लोग नाराज होते हैं, ना चले तो भी चले। के साथ ना करें, इदारों को तो अवाम ही इदारों में बैठी है ना। मैम ये मतलब अवाम, ये कल का बेरोजगार आदमी मेरे जैसा भी जाके इदारे में बैठते, अवाम ही है ना जो 40-50 लाख, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, अगर सरकारी मुलाजिम है वो अवाम से आए हैं। अगर उनको कुछ कहें, उनके भी रिश्तेदार यार दोस्त। 50 लाख की बात नहीं कर रही मैं, उन जगहों की बात कर रही हूँ जो जहाँ ये हालात ऐसे हैं और जो जिसे कहते हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, और वो वहाँ बैठते हैं सिफारिशें करा के सियासी तौर पे। बड़े बड़े लोग उनको बैक करते हैं, उठ वहां से अपनी जहाँ के लिए वो अहल नहीं होते वहां जाके बैठते हैं और 3-3 महीने के लिए आते हैं और फिर कई तो फिर आप लोगों पे आती है ना बात, आपको सीधा करने के लिए। ये तो फिर आप लोगों पे बात आती है ना, मैं कह रहा हूँ। फिर मतलब नॉट, मैं आपकी पर्सनली बात नहीं कह रहा, फिर तो सियासतदानों ने सारे का सारा मतलब बेड़ा गर्क किया हुआ। फिर वो नाराज हो जाते हैं कि सियासतदानों पे बात करें, वो कहते हैं फिर आप गैर जमहूरी कुव्वतों को वो कर स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जो आप बातें कर रही हैं। ये तो सारा इसका मतलब सियासी पॉइंट। आप भी उठा सकते हैं, मुझे बता दें, मैं उठा लेती हूँ। आपको कह दें, आप उठा लेंगे। जरूरी तो नहीं कि वो गैर जमहूरी शख्स ही आके डंडा उठाए। लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक मामलात है। ये जो एक कैपिटल है, बाकी तो बहुत बड़ा मुल्क है हमारा, और बाकी मामलात जो हैं वो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या है जो हमारी और आपकी नजर तक नहीं है। लेकिन सिर्फ ये इस्लामाबाद का एक समझे एक मॉडल शहर है, कैपिटल है, यहाँ ये हालात हैं। किसी इदारे की कोई इज्जत नहीं, स्टैंडिंग कमेटीज की कोई हैसियत नहीं, सीधी बात है, कोई हैसियत नहीं। मेंबर्स की क्या हैसियत है? शोर मचा रहे हैं, ठीक है बोल दो। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड। थैंक यू सो मच पलवशा फॉर जॉइनिंग अस। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे, इस वक्त सीनियर सहाफ़ी मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं जो भी जुडिशरी के हवाले से डेवलपमेंट्स हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। मुनीब, बड़ी अहम मीटिंग जो है वो हुई चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट रिपोर्टर्स के साथ, लेकिन एक और अहम चीज जो हुई वो था IMF का वफ्द जो यहाँ पे मौजूद है और उनकी जो मुलाकात हुई है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस कदर फोकस जुडिशल रिफॉर्म्स पे और इस तरह से मीटिंग करना आपके ख्याल में ये अनयूजुअल है या नहीं? देखिए, जो एक डोनर एजेंसी है उसके लिए तो ये काफी अनयूजुअल है। मतलब IMF का आमतौर पर तो चीजों से ताल्लुक उस तरह से नहीं होता, लेकिन इसमें देखिए महज इसमें दो चीजें हैं जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं। एक तो ये कि कुछ हमारे जो कॉर्पोरेट मामलात हैं हमारे मुल्क के, या जो केसेस चल रहे होते हैं जिनका ताल्लुक टैक्सेस से है, जिनका ताल्लुक बैंक्स की ट्रांजैक्शन से है, वो शायद कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं होती, इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है और उनमें प्रॉब्लम या मसाइल अपने होते हैं। लिहाजा उनके हवाले से एक कंसर्न आता है, क्योंकि ये चीज मैं अब आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि IMF के सामने भी जब टैक्सेस के हवाले से रखी गई थी तो टैक्स कलेक्शन में एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस आपके कोर्ट्स भी आते हैं, और ये चीज मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि वहां पर भी ये प्रॉब्लम जाहिर किया गया था। और क्योंकि आपको पता है IMF ने टैक्स कलेक्शन के ऊपर काफी सख्ती की हुई है पाकिस्तान के हवाले से, तो एक तो फैक्टर ये था। दूसरा ये कि मैं हमेशा कहता हूँ वी आर पार्ट ऑफ द ग्लोब। हमारे मुल्क का जो इंप्रेशन इस वक्त है ओवरऑल, वो थोड़ा सा ये भी आता है कि यहाँ पर चीजें बड़े एग्रेसिवली की गई है। जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम हुई, जजेस के मामलात में मसाइल है, उसमें एक परसेप्शन तो डेवलप होता है और रिपोर्टिंग भी होती है फिर हमारे मुल्क से, और डिसेंटिंग वॉइसेस भी बाहर जाती हैं, उसमें एक इंप्रेशन थोड़ा सा मिक्स्ड हो जाता है। लिहाजा उस चीज को ज़हन में रखते हुए
ये दो एस्पेक्ट्स हैं जिनको मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि जिनकी बिना पर ये मीटिंग हुई है। इसका इम्पैक्ट ये नहीं है कि इससे पाकिस्तान की लेंडिंग रुकेगी। यस, जो कंसर्न्स थे वो एक डोनर एजेंसी की जानिब से जरूर रखे गए हैं सामने, और जो नेशनल जुडिशल पॉलिसी है या जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है उनके ऊपर कोई बहुत पर्टिकुलर बात नहीं हुई कि ये अपॉइंटमेंट आपने कैसे की, ये नहीं है, उसका ताल्लुक नहीं है IMF से। ओवरऑल इंप्रेशन पे जरूर बात हुई। तो ये मुनीब आपने कहा जाहिर है ये इंप्रेशन नहीं है कि लेंडिंग रुकेगी, लेकिन क्या इन मामलात पे आगे जाके IMF कोई सख्त पोजीशन ले सकता है अगर वो सेटिस्फाई ना हो इन कंसर्न्स पे? देखिए, अब वो वहां से क्या इंप्रेशन लेकर उठे हैं ये तो ऐसी बात है जो सिर्फ वही बता सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा कहूंगा जो इसका ज्यादा डोमिनेटिंग इम्पैक्ट था वो उस हवाले से था कि जो कॉर्पोरेट मामलात के या जो फाइनेंस से रिलेटेड मामलात के ऊपर पाकिस्तान की अदालतों का किरदार है, और टैक्सेस कलेक्शन के अंदर ये बात हम सबको पता है कि बहुत से लोग, कई टैक्स के केसेस ऐसे हैं जिनके ऊपर स्टेज आ जाते हैं। आपको रिसेंटली भी पता हो कि इवन FDR ने इसको बड़ा वो जिसे कहते हैं कि बड़ा एग्रेसिवली परसू करने की कोशिश की है कि ये केसेस स्टे विकेट हो ताकि टैक्स कलेक्शन बढ़ सके। अभी भी बड़ा शॉर्टफॉल आया, लिहाजा एक कंसर्न ये है। लिहाजा अब अभी देखना है कि अलबत्ता इससे जो मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी मैं कर पाया उससे इससे लैंडिंग का कोई ताल्लुक नहीं है डायरेक्ट। ठीक ठीक। जी मुनीब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े मुश्किल अपने शेड्यूल से टाइम निकाला है। एक दूसरी डेवलपमेंट आज बड़ी हुई है सर कि इन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने, जो इमरान खान साहब ने उनको 349 पेजेस का बड़ा कम्प्रिहेंसिव एक उन्होंने लेटर लिखा था, उसको उन्होंने वो एडमिट करते हुए वो कह रहे हैं कि हम इनको एनी बेंच के सामने रेफर कराएंगे। माजी में हमने देखा कि खान साहब इस तरह के खत जो हैं या पिटीशन जो है उन्होंने ये चीफ जस्टिस काजी फैजीसा साहब को भी लिखी थी, उन्होंने उसको अप्रिशिएट नहीं किया था, एंटरटेन नहीं किया था। मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि खान साहब ने इसमें बड़ा डिटेल से एक लंबी चार्जशीट है, जुडिशरी के खिलाफ भी है, एस्टेब्लिशमेंट के भी है, उसके हुकूमत पे भी है, इदारों के खिलाफ भी है, तो उसको या फरीदी साहब ने एंटरटेन किया। आप इसको कैसे देखते हैं? कुछ अगेन इट्स अ गुड न्यूज़, कोई ब्रेक थ्रू खान साहब के लिए? मैं नहीं समझता खान साहब के इसके अंदर कुछ ऐसा होने जा रहा है। ये मेनली जो चीज है ये एक एक्सरसाइज पूरी की गई है। देखिए, मैं आसान लफ्जों में अंग्रेजी में कहा जाता है ना कि जो मैं ये कहूंगा द ऑनरेबल चीफ जस्टिस विल नॉट रॉक द बोट। मैं अगर इसको मैंने कोशिश की है कि इसको मैं एक जुमले में एनकम्पस कर, बड़ा खूबसूरत जुमला, ऐसा कुछ नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा जिससे इमरान खान साहब को बहुत फायदा हो जाए, और ऐसा भी कुछ नहीं होने जा रहा जिससे इस निजाम को कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन मैं आपकी सारी बात काट रहा हूँ, मेरी थोड़ी सी ओपिनियन आपसे डिफरेंट है ब्रदर, कि खान साहब को पता है कि जनाब के कोई इस मौजूदा को सेटअप में कोई उनको कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं मिलने वाला, कोई मतलब हुकूमत को डिसमिस करके नया इलेक्शन नहीं होने वाले, वो रिलीज नहीं होने वाले, वर्कर सब समझते हैं। खान साहब अंडरस्टैंड द सिस्टम, ये पैकेज है पूरा इस मुल्क में। उनके मुखालफिन के साथ भी ये कुछ होता था, वो भी वही कुछ हो रहा है उनके साथ। शायद खान साहब की ये कोशिश है जिसमें वो कामयाब रहे हैं कि कम से कम एनी बेंच के सामने केस जाएगा, 5, 8, 10 जो भी जजेस होंगे बैठेंगे, इसका कुछ दिन केस चलेगा, वकील पेश होंगे, डिबेट होगी, मीडिया जाएगा, रिपोर्टिंग होगी, टीवी शोज होंगे, दुनिया भर में खबरें होंगी, खान साहब का स्टांस सामने आ जाएगा। शायद उनको दोबारा उनको अदालत के सामने एड्रेस करने का मौका भी मिले वीडियो पे, क्योंकि वो इसमें पिटीशनर लेटर लिखा है। तो खान साहब का मकसद तो ये है कि रिपीट करना, लोगों को बताना, दुनिया को बताना, और मीडिया में ये चीज़ें लेकर आना कि हमारे साथ रियासत और रियासती इदारे जो हैं क्या कुछ करते रहे। तो मेरा तो ख्याल उनका मकसद हल होना चाहिए, बल्कि वो तो इससे खुश होंगे, उन्हें पता है कि उनको रिलीफ नहीं मिलने वाला जिसकी बात आप कह रहे हैं। लेकिन इस डिबेट तो होगी कई दिन तक, 2-3 महीने, कुछ 6 महीने केस तो चल सकता है। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इस हद तक तो एग्री करता हूं कि खान साहब की पॉलिसी यही रही है कि एटलीस्ट इवन इफ ही इज नॉट बीइंग हर्ड, वो ये चाहते हैं कि उनका गुफ्तगू के महवर वही रहे, और हमें किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, पाकिस्तान की सियासत उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही है, और आज भी इमरान खान साहब के ही इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन मसला ये है कि हमने तो बहुत सारी चीजें, उनका एक पेरिफेरल व्यू होता है कि जो हमें जो ऊपर से नजर आ रहा होता है। एक ही है कि वो कितनी इम्पैक्टफुल है। ये इमरान खान साहब के लिए कितना इम्पैक्टफुल होगा, देखिए आईनी बेंच के अंदर बेशक एक डिसेंटिंग वॉइस आपने दुरुस्त कहा निकले इमरान खान साहब के हक में, शायद निकलेगी जरूर, लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर हम नेट रिजल्ट देखें तो बहुत सारी चीजों को इमरान खान साहब के लिए रोका गया है, उनके लिए रास्ते बंद हुए हैं। लिहाजा जो अब बहुत सारी चीजें हो रही हैं वो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। अच्छा सर, एक और बताइएगा, हम चाहते थे आपसे ज्यादा सवाल पूछें
वो ये था कि आज स्पीकर कौमी असम्बली ने एजाज सादिक साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब के रिमार्क्स पे बड़ा शदीद रिएक्शन दिया। माजी में हमने नहीं देखा कि इस तरह का कोई रिएक्शन पार्लियामेंट, मतलब स्पीकर साहब जो हैं जज साहब का नाम लेके दें। आज उन्होंने किया है कि जनाब कि उन्होंने कहा जनाब कि अदलिया और पार्लियामेंट कोलैप्स कर रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट उन्होंने बड़ा एक सख्त रिमार्क्स दिया है। आप इसको कैसे देखते हैं? जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट, ये लड़ाई तो बड़ी पुरानी है, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट भी हो गई। पहले सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट होता था, अब बात हाई कोर्ट तक भी पहुंच गई। सर सर, जिन जज साहब के हवाले से ये बात की गई है वो मैं यही कह सकता हूँ, ही इज ऑलरेडी इन ट्रबल्ड वाटर्स, और उनके खिलाफ तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब के खिलाफ तो बहुत से लोग आस्तीने चढ़ाकर बैठे हुए हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ एक बड़ी तगड़ी कार्रवाई होनी है। अब वो हो पाती है या नहीं हो पाती, या वो इसको सामना करते हैं या नहीं करते, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इसका ताल्लुक उनकी जात से भी है कि क्योंकि मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने जिक्र किया तो उनको बगैर नाम लिए उनको एक सख्त जवाब दिया गया। और जो अदलिया में डिवीजन है वो बेसिकली सासू साहब सद एहतराम यही है कि आधे जज साहिबान के हवाले से कहा जाता है कि वो फैन क्लब है इमरान खान का, आधे जज साहिबान के हवाले से कहा जाता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की पीठ। तो जहां इतनी पोलराइजेशन हो और इतनी बड़ी और डिस्टिंक्ट डिवीजन हो, वहां निजाम इंसाफ का क्या हाल हो? तो मतलब है जुडिशरी के साथ जो कुछ हुआ है, सैडली लोग इसके विक्टिम है। ऑफ कोर्स पीपल ऑफ पाकिस्तान आर द विक्टिम कि इतनी बड़ी जुडिशरी अगर इस तरीके से डिवीजन का शिकार है कि ओपनली पता है कौन किसका जज है, तो ये तो फिर वही मुनीर नियाजी साहब वाली बात है जो 26वीं तरमीम के बाद पार्लियामेंटेरियन से पावर ले रहे हैं। कोई शहर के लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरण का शौक भी सी, तो अपने पैरों तो फिर खुद कुलाड़े मारे हैं कि अगर आधे उधर खान साहब के साथ आधे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो फिर कहाँ की जुडिशरी, तो किधर के, तो फिर तो ये कुछ होना था जो कुछ हो रहा है। अवाम रगड़े गए हैं बेचारे इसमें तो। या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है डॉक्टर साहब, ये अवाम तो रगड़े गए हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क की अदलिया की तारीख ही बड़ी चैकर्ड है और वो कोई इतनी ऐसी नहीं है। आज हम जुडिशल अपॉइंटमेंट्स पे शोर मचा रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में तो हमेशा जुडिशल अपॉइंटमेंट्स पे यही हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी रहा है, चीफ जस्टिस ने एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू अपने बंदे अदलिया के अंदर भर्ती करवाए हैं, स्पेसिफिक चैम्बर्स के लोग आए हैं, तो ये प्रोसेस तो कभी भी आलूदगी से पाक नहीं था। अच्छा, आपने भी कहा कि वो ये जज साहब का कि हाई कोर्ट के ऑलरेडी इज इन ट्रबल्ड वाटर और उनके खिलाफ प्रोसीडिंग वगैरह उधर शायद पेंडिंग है, तो स्पीकर साहब ने भी मौका जाना कि जनाब के ऑलरेडी वो कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं या उनके खिलाफ कोई रेफरेंस चला गया है तो कमज़ोर हो गए हैं, तो चलो मैं भी लहू लगा के शहीदों में शामिल हो जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने वो किया है कि वो थोड़े से वीक विकेट पे हैं वो जज साहब हैं। आई थिंक मुनीब से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है, उनकी लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है। क्लासा साहब, जो जजेस का डिवाइड चल रहा है उसी हवाले से बात कर रहे थे। आपने भी कहा कि अगर इतना ऑब्वियस हो गया है कि एक साइड खान साहब के साथ है, एक साइड एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, तो उसमें पिस्ती तो आवाम ही है। नहीं, आवाम भी, और दूसरा वो मुनीब साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। अब ये जो इतना बड़ा मौका मिला है ना एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को ये करने का, 26वीं तरमीम करने का, जिसके बाद अदलिया बिल्कुल वो टूथलेस हो गई है और उन्होंने जजेस को डिवाइड करके रख दिया है, उनसे पहले मैं समझता हूँ ये हुकूमतें हमेशा खुश होती हैं 3-4 चीज़ों में डिवीजन पड़े, क्रैक्स पड़े। वो मीडिया में पड़े वो खुश होंगे, यहाँ पोलराइजेशन होनी चाहिए, वीक होना चाहिए मीडिया। अदालतों में पड़े वो बहुत खुश होंगे, एस्टेब्लिशमेंट में पड़े वो बहुत खुश होंगे। हर वो वॉच डॉग जो हुकूमत पे, पार्लियामेंटेरियंस पे, हुक्मरानों पे वो मतलब वो रखते, चेक रखते। अपोजिशन कमजोर हो तो हुकूमत बड़ी खुश होगी। ये हमारे ये इदारों का काम है, मतलब मीडिया का काम है ये अपने को कमजोर ना होने दे। ये आपकी अदलिया का काम है वो अपने को कमजोर ना होने दे। ये आपकी अपोजिशन का काम है या वो इदारे जो हुकूमत पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं। हुकूमतें हमेशा आपको तोड़ने की कोशिश करेंगी, आपको ब्राइब भी करेंगी, आपको करप्ट भी करेंगी, आपको वीक भी करेंगी। कोई हुकूमत नहीं चाहती थर्ड वर्ल्ड ये मुल्कों में कि हमारे ऊपर इतने स्ट्रांग पावरफुल इंस्टीट्यूशन है जो हमारी अकाउंटेबिलिटी करें, हमारे एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन जो है वो लोगों के सामने लाएं, हमारी करप्शन, हमारी इनएफिशिएंसीज, हमारे फैमिली बिजनेसेस, इनका पूरा ये जो कहते हैं कच्चा चट्टा आके उठा के टीवी पे लाएं। ये हमने खुद को प्रोटेक्ट करना है। सैडली
हमारी जुडिशरी जो है वो उस तरीके का अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगी। उनके अंदर जो क्रैक्स आए हैं, फॉल्ट लाइंस हैं, उसका फायदा उठाया है लेटरबाजी, अभी भी लेटरबाजी चल रही है, अभी भी आपकी लॉबिंग चल रही है, आपने खुद को कमजोर किया है। हुकूमत तो खुश होगी इससे, हर हुकूमत यही कुछ करती है। सही है। उसका सुप्रीम कोर्ट पे और ये मीडिया पे अटैक करना हर हुकूमत को लगता है कि हमें फेवर देगी, क्योंकि ये दो चीजें हैं जो उनको चेक में रखती हैं। तो मतलब हमने कमजोरियां दी हैं या उन्होंने दी हैं, जिसने भी दी हैं। ठीक ठीक, सो दैट्स इट। वेरी अनफॉर्चुनेट जी। बिल्कुल, आज के लिए इतना ही नाजरीन, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।